A very good morning friends. Welcome to An Academy. कैसे हो मेरे दोस्तों? वेलकम टू ए क्रैश कोर्स सेशन ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस. So far we have completed SFD, BMD, properties of material, executive unit member, principal stresses. आज एक नए पड़ाव पे which is very important, bending stresses, not only from strength of material but also important from you can say RCC, इवन स्टील स्ट्रक्चर्स, वहां पे भी ये कंसेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. एंड यस, जस्ट ए रिमाइंडर कि ये सेशन भी मेरा जो हो रहा है दैट इज इन द रिकॉर्डेड फॉर्म. ये प्रीमियर्ड होगा अभी 7 बजे. और जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी देयर टू रिजॉल्व दैम. है ना? अगर चैटिंग से वो डाउट रिजॉल्व होगा देन इट्स गुड, हम उसको सॉल्व करेंगे. वरना आई विल इनकॉर्पोरेट द सेम थिंग इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन माय डियर फ्रेंड. मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य पढ़ाता हूँ आपको गेट एंड ईएससी के लिए. I have done my MTech from IIT Delhi, BTech from Jamia Millia Islamia Delhi. 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226. Okay, so I do have 6+ years of teaching experience and 2 years of industrial experience, and all these are the subjects which I am basically taking on An Academy official YouTube channel, An Academy special classes, as well as on An Academy Plus. Theory of structure, RCC, geotechnical engineering, and strength of material. Huh? And my dear friend, this is a code which you can apply before buying any Unacademy Plus subscription. And yes, it is an universal code at Unacademy. Means आप ये कोड लगा सकते हो नॉट ओनली इन गेट एंड ईएससी, उसके लिए तो वैलिड है ही, बट बाकी अदर कॉम्पिटिटिव फील्ड जिसके लिए आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यंगर ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा, like SSC, JEE, bank services, and CAT, CLAT, UPSC civil services, IIT JEE, CBSE, NEET, etc. So almost 30+ segment में अन अकेडमी अपना सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराता है. So कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है या आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लेना है, then you can promote my code there. It is AISH10, AISH10, and you would be getting 10% off on your current MRP, which is actually maximum given by An Academy. So my friends, here why An Academy Plus? So all these are the advantages of An Academy Plus subscription. Like you can avail the facility of daily live classes, crash course यहाँ चलते हैं, comprehensive courses में आपके weekly टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके कोर्सेज ओपन होते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस यहाँ पे ऑलवेज चलते रहते हैं. एंड नो, इफ यू आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद ऑल दिस थिंग्स, तो आपके लिए हमारे पास है कुछ एड-ऑन्स. दैट एड-ऑन्स वुड बी कवर्ड इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको दिए जाते हैं प्लस के सारे फीचर्स, प्लस स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, पर्सनल कोच आप लोगों को असाइन कर दिया जाता है, स्टडी प्लानर आपको अलॉट होता है, एंड स्टडी बूस्टर सेशंस यहाँ पे होते हैं, और आपके टेस्ट को पर्सनलाइज लेवल पे एनालाइज किया जाता है. इन द मीन आई वांट टू से कि ये पता लगाया जाता है कि आप एक्चुअली किन किन एरियाज में लैग कर रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दोज थिंग्स व्हाट शुड बी द रिवाइज्ड स्ट्रेटेजी. तो थोड़ा पर्सनल केयर, पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे ज्यादा है इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. Due to all these features, it is slightly on the expensive side. Exactly what are the rates of Plus and Iconic? I am going to display you at the end of this lecture so you can compare and plan accordingly. Okay. Now come to YouTube. Come to An Academy Gate CE, which is serving you since 5th of May, from May onwards. So देखो, An Academy Gate CE आपके लिए लाया है all these subjects. मैथ्स रेगुलर बैच में, स्ट्रक्चर, सर्वे, एप्टीट्यूड, एंड ऑल दीज आर इन द रेगुलर बैचेस. ठीक है, टाइमिंग्स आपको यहाँ दिख रही होंगी, 4 to 5:15, 5:30 to 6:45,
then 8:30 to 9:45, then 11:20 to 12:20 AM. लैमिनार बैच जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है फॉर बिगिनर्स फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली टारगेटिंग फॉर गेट 2022 एंड 2023, बट ऐसा नहीं है कि जो गेट 2021 में एग्जाम देना चाह रहे हैं वो इसमें सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, दे कैन ऑल्सो गो। सोम तो खैर आपका हो गया, बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपको हेल्पफुल रहेगा इवन फॉर योर गेट 2021। ओके, रिवीजन बैचेस भी हम आपके लिए लाए हैं। चेतन सर लेके आ रहे हैं आपके लिए मैथ्स, अभिषेक सर आपके लिए लेके आ रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रांजल सर लेके आ रहे हैं, क्षितिज सर सर्वेइंग लेके आएंगे, अविनाश सर आपके लिए लेके आएंगे एप्टीट्यूड का रिवीजन बैच। एंड रही बात यहाँ क्रैश कोर्स की, तो आज ही कोई मेरे से पूछ रहा था कि सर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्रैश कोर्स। सो दिस इज द टाइम टेबल ऑफ द क्रैश कोर्स। सो राइट नाउ यू आर वाचिंग मी हियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टाइमिंग इज मॉर्निंग 7 to 8:30 AM, है ना। तो आजकल रिकॉर्डिंग के चक्कर में पूरा 1.5 घंटे का क्लास स्ट्रेच नहीं हो पाता है, बट 2-3 दिन के अंदर वी विल ट्राई टू कम लाइव एंड वी विल बी कवरिंग दिस एंटायर स्ट्रेच। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देन बाय मृगांक सर, ट्रांसपोर्टेशन बाय क्षितिज सर, बाबूलाल सर आपको क्रैश कोर्स में करवा रहे हैं आरसीसी का। और उसके बाद 9th ऑफ नवंबर से प्रांजुल सर जियोटेक स्टार्ट करेंगे, बीएमसी चेतन सर स्टार्ट करेंगे ऑन 23rd ऑफ नवंबर, और ओसीएफ 25 नवंबर को स्टार्ट करेंगे अभिषेक सर। एंड जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी एई एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके लिए हमने पर्टिकुलर सेगमेंट चला रखा है जिसके अंदर हम आपको करवाते हैं those mock questions which may be asked in UPPSC AE exam. So चेतन सर मंडे को मिलते हैं उसके लिए आपको, मृगांक सर ट्यूसडे, क्षितिज सर वेडनेसडे, बाबूलाल सर थर्सडे, और मैं ऐश्वर्य आपका दोस्त मिलता हूं आपको फ्राइडे, और मैं डिस्कस करता हूं इसके अंदर जियो टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस, isn't it? And again, last but not the least, my dear friend, MCQ, MSQ, or you can say NAT batch is also there, है ना। जो जैसा कि नए रूल के हिसाब से आपके MSQ क्वेश्चंस भी अब इंप्लीमेंट होने वाले हैं। सो बेस्ड ऑन दैट आरसीसी सोम कवर करूंगा मैं एवरी संडे 10 AM to 12 PM। मृगांक सर कवर करेंगे आपका एनवायरमेंटल, ओसीएफ एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एवरी संडे 12:30 to 1:30 PM। और प्रांजुल सर कवर करेंगे आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एवरी संडे 2 to 4, isn't it? So all these are the schedule। तो अभी मैं ये शेड्यूल इसलिए डिस्प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। सो एवरीवन ऑफ यू वुड बी क्यूरियस कि क्या शेड्यूल, क्या पैटर्न, क्या टाइम टेबल रहने वाला है इस मंथ में आपका। सो एज पर दिस यू कैन प्लान योर टाइम, यू कैन सिलेक्ट योर बैचेस एंड you can come live accordingly. Okay, coming live is always a better option rather than seeing them in the recorded format, है ना। आपसे इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। आजकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बट स्टिल वी आर हियर ऑन द चैट बॉक्स, ओके, सो दैट वी कैन फैसिलिटेट योर डाउट्स एंड ऑल। And my dear friend, now come to the announcement portion. Announcement is this, that right now in the month of November, I am running your strength of material crash course. Timing would be 7 AM to 8:30 AM. सेकेंड सब्जेक्ट जो होगा हमारे पास दैट वुड बी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं लैमिनार बैच में, जैसे नाम से क्लियर है लैमिनार, लेयर बाय लेयर हम लोग बढ़ेंगे इसके अंदर आगे। और टाइमिंग जो रहेगा इसके लिए इट वुड बी 10 PM to 11:15 PM। और फ्राइडे को मैं आता हूं आपके लिए फॉर यूपीपीएससी सेशन, यूपीपीएससी एई सेशन ऑन जियोटेक। और संडे आया करूंगा मैं आपके लिए विद MSQ क्वेश्चंस ऑन आरसीसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये अनाउंसमेंट है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो दिस क्रैश कोर्स इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, दिस लैमिनार बैच इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ओके। और संडे को आपका MSQ सेशन रहेगा और फ्राइडे को आपके रहेंगे यूपीपीएससी एई सेशन, ओके। चलिए, सो आज के जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट
चैप्टर। डायरेक्टली सोम में पूछा जाता है और इनडायरेक्टली आरसीसी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, हर जगह इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। ओके, चलिए। सो बेंडिंग स्ट्रेसेस आज का मुद्दा है और अगर आज हम इसको खत्म करने में कामयाब रहे तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट शियर स्ट्रेसेस। ओके, बेंडिंग के बाद शियर। सो ऑलमोस्ट काफी कोर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। सो फार वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी चैप्टर्स? प्रॉपर्टीज चैप्टर हमने खत्म कर दिया, एक्सियल लोडेड मेंबर खत्म कर दिया, एसएफडी बीएमडी हमारा खत्म हो गया है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस इज आल्सो कंप्लीटेड। सो यू कैन से 40 to 45% सिलेबस हैज बीन कवर्ड। अब जो आपके बड़े बड़े टॉपिक बचे हैं दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, कॉलम, स्प्रिंग्स, theory of failure, etc. So almost I'm going to take 20 more days, 20 दिन मैं और लूंगा आपके इस क्रैश कोर्स को बाइंड अप करने के लिए। ओके, प्रैक्टिस का टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से सेशन भी लेता हूं और इन सेशंस के बीच में भी मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन माय डियर फ्रेंड। वंस अगेन वेलकम टू ए सेशन ऑन बेंडिंग स्ट्रेसेस। सो इट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है। So first of all, my dear friends, see here what all are the type of stresses. So stresses आपको compression form में देखने को मिलता है. Okay, now be alert here, all of you concentrate here. So your stresses can be tensile due to such forces. Your stresses can be even bending, bend करने वाला stress is bending stress, and your stresses can be even torsional. Okay, so torsion के कारण जो आपके stress develop होते हैं that is shear stress. And these are shearing stresses which are acting due to the transverse forces. Okay, so in today's topic our target is this one. ये हमारा टारगेट है और अगर आपने पुराने लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों से हम लोग निपट चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ axially loaded member. So you can say whether the force is compression or it may be in tension. तो ये वाले जो आपके चीजें हैं this is already covered under the heading of axially loaded member because here the member is loaded along its axis. ठीक है, बेंडिंग से रिलेटेड होता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब ये कह सकते हो कि द मेजर कॉज ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज बेंडिंग मोमेंट and the major cause of shear stress is shear force. So as we have completed our bending moment chapter as well as shear force chapter, so now we are in a good position to understand the effect of stresses due to bending as well as due to shearing. Okay, so bending stresses are also considered as indirect stresses. So due to bending, my dear friend, just see here, bending के कारण क्या हो रहा है? नाम से ही क्लियर है, बेंड, मुड़ गया। मुड़ने के कारण क्या हुआ? So generally in your building, your beam members are designed for bending and your column members are designed for axial compression. हाँ, स्पेशल टाइप कॉलम भी होते हैं जो इसको आप बेंडिंग के लिए डिजाइन करते हो। जिन कॉलम में इसेंट्रिसिटी ज्यादा आ जाती है उनको यू कैन इवन डिजाइन फॉर बेंडिंग एज वेल, बट द प्राइम लोडिंग फॉर कॉलम इज compression. So whenever a load is coming over this beam, this load is due to some component of flooring. So due to this load, the behavior of this beam is going to be like this. So let me draw the tentative deflected pattern of this beam. So more or less it is going to look like this, and this is going to be my deflected pattern. ये बेंड हुआ ड्यू टू दी बेंडिंग मोमेंट। यहां मोड़ने वाला मोमेंट मौजूद था, उसके कारण मेरा ये बीम हुआ बेंड। So such a shape of bending can be called as sagging. Sagging बोलते हैं इसको। अगर ये इन्वर्ट होता तो मैं इसको बोलता हॉगिंग मोमेंट। तो मेंबर अगर ऐसा है, मतलब दोनों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण अगर स्माइलिंग फेस आपको दिखाई दे रहा है तो दिस इज योर सैगिंग। और अगर आपके पास मेंबर कुछ ऐसा हुआ तो इसके कारण आपका शेप कुछ ऐसा आएगा, इट विल कॉल्ड हॉगिंग। उदास चेहरा हॉगिंग, खुश चेहरा सैगिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये तो होगी कहानी सैगिंग की और हॉगिंग की।
सो बोथ कैन बी द कॉन्सिक्वेंस। जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर लोडिंग ऊपर से नीचे ही आएगा, सो माई बीम इज सब्जेक्टेड टू सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज what about the stresses which is actually being originated due to the effect of bending moment. So if I'm drawing here a longitudinal axis, then my dear friend, you can experience here that this longitudinal axis dimensions are remain as it is to original dimension. ये मैं बोल सकता हूं कि ये जो एक्सिस है, देखो इस एक्सिस के अलोंग ना ही तो कोई लेंथ में घटाव हुआ है, ना ही कोई लेंथ में आपका बढ़ाव हुआ है, मतलब नाइदर देयर इज एन इंक्रीज नॉर देयर इज अ डिक्रीज इन द लेंथ। सो यू कैन से इट इज योर न्यूट्रल एक्सिस, मतलब वो एक्सिस जो एकदम न्यूट्रल है, क्लियर है, ना ही उसमें कंप्रेशन है ना ही उसमें टेंशन है। और यू कैन से above to this neutral axis, if it is a case of sagging bending moment, then your fibers may be feeling some compression, and below to the neutral axis your fiber may experience some of the tension. तो देखो ना, अगर मैं ये मेरे पास बीम है, मैं इसको ऐसे सैग करवा रहा हूं, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले फाइबर्स में दबाव आएगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले फाइबर्स में खिंचाव आएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, you can say, your sagging bending moment, and vice versa is going to happen in the case of hogging bending moment. hogging bending moment होगा तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर खिंचाव और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे दबाव, मतलब कंप्रेशन आएगा। and my dear friend, these compression and tension is due to bending, but it is perpendicular to the direction of load. As you can see that load is acting here in the downward direction, but compression and tension are being experienced here. Compression and tension are being experienced here. So these stresses is the indirect effect of due to bending. So that is why I am going to call these stresses as indirect stresses. याद करो मेरे लेक्चर नंबर 1 जहां पे मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में आपको बताया था, वहां मैंने क्लासिफाई किए थे व्हाट ऑल आर दी स्ट्रेसेस व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो एक्सियल लोड के कारण एक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्ट स्ट्रेस, है ना। कंप्रेसिव लोड के कारण जो आपका स्ट्रेस आ रहा है दैट इज आल्सो डायरेक्ट स्ट्रेस, बट ड्यू टू बेंडिंग व्हाटएवर स्ट्रेस यू आर गोइंग टू हैव ऑन योर प्लेन दैट इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि लोडिंग कहीं और लग रही है भाई और कंप्रेशन और टेंशन किसी और प्लेन पे हो रहा है। यू कैन से इट इज एक्चुअली बीइंग हैपेंड एट द परपेंडिकुलर प्लेन। इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड? इज इट क्लियर? Okay, so this is the consequence of bending, and you can experience here that from this neutral axis or from this longitudinal axis, these are the fibers which are maximum compressed and these are the fibers which are maximum tensed. तो जितना जितना आप इस longitudinal axis से दूर जाते रहोगे वैसे वैसे दबाव और खिंचाव दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे। जो फाइबर इस एक्सिस से मैक्सिमम दूरी पे होगा उसका लेंथ का चेंज देखो यहाँ सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंप्रेशन आएगा। और जो फाइबर जो इससे जितना दूर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन उतना ही ज्यादा हुआ, उसमें लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन उतना ही ज्यादा हुआ और उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा दैट वुड अगेन बी मैक्सिमम। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है दैट ड्यू टू ए गिवन अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, as far as I am going from this axis, so my stresses are going to increase. If I am going in the upward direction, then compression stresses are increasing. If I am going in the downward direction, then tensile stresses are going to increase. Is it clear to all my dear friend? Tell me. Is it clear to all? So this is the effect here. Okay. So इसी इफेक्ट को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रेसेस के ऊपर कौन कौन लोग जिम्मेवार होंगे। बेंडिंग मोमेंट जिम्मेवार होगा, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज जिम्मेवार होंगी, मटेरियल की कितनी पावर है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर our stresses would be there, and not only this but my fiber is located at how much distance from this neutral axis, that is also going to play an important role. Okay, so my bending stress now is going to be a function of m, I, e, y etc. ये मैंने आपको लॉजिकल दिखाया कि लॉजिकली
how my bending stress is going to suffer due to all these parameters. Okay, now what is going to be the exact mathematical relation between them, that we have to still see. So see, now we will see how actually bending stress are being distributed in our beams. Okay, so see here my dear friends. So first of all, assumptions, these are very very important. So what are the various assumptions here, my dear friend? So first assumption is material is homogeneous, isotropic, elastic, and Hooke's law is valid. Means it is valid where stress is directly proportional to strain. Second assumption, जिसको मैं बीटेक का assumption बोलता हूँ, that plane section before bending is going to remain plane even after bending. It means that bending strain distribution is always be linear, है ना? तो इसका कहने का मतलब दोस्त ये है कि अगर मेरे पास कोई बीम है और यहाँ पे मैंने कोई प्लेन लिया एंड लेट्स से उस प्लेन के ऊपर मेरे पास 4 पॉइंट है ABCD. So even after bending, when this plane is going to rotate somewhere here, so still this green wala plane is going to contain all these 4 points ABCD. So that is what the meaning of plane section before bending will remain plane even after bending. Okay, practicality में ऐसा नहीं होता. Practicality में warping effects are also there. In reality, ABCD may not be coplanar after the bending, but we are going to study the effect on the homogeneous, isotropic and elastic condition material. So that is why there we can justify this assumption, है ना? वैसे भी हम लोग पढ़ते तो आसान ही है ना? With and later on with some modification we apply real basis theory. Clear? Okay, so next is my section is going to be symmetrical in the loading plane. Okay, समझाऊंगा ये क्या है. And the Young's modulus in tension and compression are equal. कहने का मतलब ये है कि मटेरियल जैसा आपका कंप्रेशन में है ठीक वैसा ही आपका टेंशन में है. और यू कैन से अगर आप स्टील बीम ले रहे हो, कंप्रेशन में वो जितना दब सकता है, जितना स्ट्रेस ले सकता है, लेट्स से कंप्रेशन पे वो मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है 10 MPa, तो टेंशन में भी वो मैक्सिमम खिंचाव कितना, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना लेगा, 10 MPa. This is what is the meaning of that material is equivalent in tension as well as in compression, isn't it? वरना क्या होगा, लाइन स्ट्रेस डायग्राम विल नॉट बी लीनियर, और लीनियर एक लाइन पे नहीं आएगा. स्ट्रेन डायग्राम तो तब भी क्या आएगा, लीनियर ही आएगा आपका. Is it clear to all my dear friends? So these all are the assumptions which are very important. तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दीजिएगा, लाइव चैट में प्लेस कर दीजिएगा. आई एम चेकिंग देम. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हाट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड व्हाट इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट. सैगिंग बेंडिंग मोमेंट में आपके अपर फाइबर्स कंप्रेस्ड होते हैं, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट में आपके अपर फाइबर्स टेंस्ड होते हैं. क्लियर है कि नहीं है? ये मैंने बताया था स्माइलिंग फेस और ये उदास चेहरा, है ना? ऐसे भेजते हो ना आप लोग मैसेजेस में स्माइलीज. ओके, ठीक है. तो देखो, हमें तो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करना है. अगर सैगिंग कंडीशन के लिए मेरा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है तो हॉगिंग के लिए रिवर्स आ जाएगा. नॉट एन इशू, देख लेंगे इसको, isn't it? So my dear friend, bending strain distribution will always remain linear in both the elastic as well as in the plastic stage. देखो, स्ट्रेन डायग्राम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक ऐसी चीज है विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिमेन प्लेन, मींस स्ट्रेट लाइन. चाहे आप आरसीसी पढ़ो, चाहे आप आरसीसी के अंदर WSM पढ़ो, ULM पढ़ो, LSM पढ़ो, चाहे आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ो, चाहे आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ो, है ना, चाहे आप प्लास्टिक थ्योरी पढ़ो स्टील के अंदर, तो हर जगह ये जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज गोइंग टू बी लीनियर. बट सेम इज नॉट द केस विद स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन माय डियर फ्रेंड. स्ट्रेस may be linear or it may not be linear. For example, in RCC, whenever you are studying working stress method, तो वहां पे आपका stress diagram is also linear. In strength of material as well, it is based on the Hooke's law, means stress is directly proportional to strain. So there as well stress diagram is linear. But जब आप लिमिट स्टेट मेथड पढ़ते हो या जब आप प्लास्टिक थ्योरी पढ़ते हो,
वहां पे आपका स्ट्रेस डायग्राम वेरिएशन इज नॉट लीनियर. As you can see that in case of concrete, we are taking parabolic portion, then we are making it constant, means rectangular. So in plastic stage, in plastic stage or in elastoplastic stage, your diagram is linear up to some extent, and where the fibers has been completely yielded, from that point, your stresses becomes constant. It is not further linear. So all such things can happen, but ये एक ऐसी चीज है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता कि bending strain distribution remains linear always. Okay, is it clear? तो कहीं पे नॉन लीनियर आ गया तो हमारी बीटेक की सारी थ्योरी खराब हो जाएगी, है ना. हमारी जितनी भी थ्योरीज है बीटेक लेवल पे, दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस लीनियर रिलेशनशिप. क्लियर है कि नहीं है? चलिए, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग. ये मैं एमएसक्यू क्वेश्चन में भी आपसे पूछता रहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग. देखो, नाम से ही क्लियर है, प्योर बेंडिंग मीन्स. अच्छा, प्योर बेंडिंग का मैं यहाँ जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने आपको अभी assumptions लिखवाए हैं ना, ये जो मैंने आपको assumptions डिस्प्ले किए हैं, इस assumption में एक assumptions आपको और ऐड करना है कि whatever theory we are going to study now, that is valid only in case of pure bending. रियलिटी में हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चर के ऊपर प्योर बेंडिंग नहीं है, बट तब भी हम लोग ये रिजल्ट लगाएंगे. बट ओरिजिनली दिस थ्योरी वाज गिवन by keeping pure bending thing in mind. So now what is pure bending? नाम से क्लियर है, प्योर बेंडिंग मतलब सिर्फ बेंडिंग. ओके, सिर्फ बेंडिंग. प्योर बेंडिंग मतलब कोई मिक्स नहीं है, शुद्ध देसी घी, नथिंग एल्स हैज बीन मिक्स्ड. प्योर बेंडिंग, ओनली बेंडिंग, नथिंग एल्स हैज बीन मिक्स्ड. सो व्हाट इज नथिंग एल्स? लाइक शियर फोर्स नहीं होगा, टॉर्जनल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पे? बेंडिंग होगा. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते रहना. प्योर बेंडिंग मींस shear force is zero. Pure bending means bending moment is constant. Pure bending means curvature is circular. Curvature is circular segment. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं आपसे कि curvature is circular segment, कि if bending moment is constant or if bending moment is if the system is in pure bending, then what is the nature of the curvature? So you have to say curvature is going to be a arc of a circle. So mathematically भी आपको बताऊंगा कैसा होता है, ठीक है. बट ध्यान रखिएगा, प्योर बेंडिंग मतलब shear force zero, bending moment constant, and curvature is circular. Okay, so just to define this, so first of all let me tell you the result of elastic bending, means simple bending equation. So dear friends, this is the very important equation. डेराइव भी कर सकते हैं जब मोमेंट एरिया मेथड वगैरह हम लोग डेराइव करते हैं और हम एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर इक्वेट करते हैं, देयर वी कैन डेराइव दिस इक्वेशन. ओके, दिस इक्वेशन हैज ऑलरेडी बीन डेराइव्ड बाय मोहर. सो दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, और सिंपल है भी ये. इसी का एप्लीकेशन से हमें खेलना है. वी हैव टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना. डेराइव मैं इस इक्वेशन को कर नहीं रहा हूं, अभी तो आपको क्रैश कोर्स करवा रहा हूं, बट जब मैं फुल लेंथ कोर्स भी करवाता हूं, स्टिल मैं इस इक्वेशन को डेराइव नहीं करवाता हूं, है ना. बिकॉज इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल, है ना. सिंपली 15-20 मिनट का टाइम वेस्ट होगा, तो ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है. क्रैश कोर्स में तो बिल्कुल ही नहीं है, ना ही कभी गेट वेट ईएससी में इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन. डेराइव कोई ऑलरेडी कर चुका है, हमें इसको अप्लाई करना है. हमें एक तगड़ा इंजीनियर बनना है इसको ढंग से अप्लाई करके, है ना. तो इसके टर्मिनोलॉजीज पे जाते हैं. सो माय सिंपल बेंडिंग इक्वेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू m upon I is equal to sigma by y is equal to E by R. This m is my bending moment. ये जो m है इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं बेंडिंग मोमेंट. ओके, जो I है इसको मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मजे वाली बात यह है, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस प्लेन पे ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, या इस पॉइंट के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो सकता है। तो किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, दैट इज क्वाइट कंसेप्चुअल एज वेल। ओके, so apart from that, see here, this is sigma. What do you understand by sigma? Sigma is the stress, and here the consequence of this stress is this bending moment. Here the responsibility of this stress due to this bending moment. So I am going to call it bending stress, which is nothing but the name of our chapter, bending stress. इसी को पढ़ रहे हैं हम पूरे चैप्टर में. Now what is y? Y is actually the distance. Y is actually the distance, मेरा फोटो आ रहा होगा, from neutral axis. Y is basically the distance from the neutral axis. This E is known as Young's modulus and R is known as radius of curvature. R को क्या बोलूंगा मैं? Radius of curvature. Is it clear to all my dear friend? So these all are the component of simple bending equation. M is bending moment, sigma is bending stress, Y is distance from the neutral axis, and E is the Young's modulus of the material, R is the radius of the curvature. मतलब जो भी आपका डिफ्लेक्टेड पोर्शन बना है उसका एक रेडियस है ना. अब देखो, मैं आपको कह रहा था, लिसन टू मी, सी, आई कैसे लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लोड, कि लोड मेरा कहां पे लग रहा है. बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई. फॉर एग्जांपल, लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. मान लीजिए मेरे पास एक बीम है, लेट्स से दिस इज अ बीम. थोड़ा 3D बीम बना के समझाता हूं. Okay, so let's say I'm applying here a bending moment like this. इस तरीके से कुछ मैं बैंडिंग अप्लाई कर रहा हूं. So due to this bending moment, see, due to this bending moment, my beam is going to tilt like this. It is going to actually bend like this. मतलब कह सकता हूं कि जो ऊपर वाले फाइबर है ये दबेंगे और जो नीचे वाले फाइबर्स हैं वो खींचेंगे. So right now we have to put our entire focus on the cross section. So let me cut a cross section here. So if I am cutting the cross section from here, then it would look like this. It would look like this. If this is my width, if this is the depth of the cross section, इसी क्रॉस सेक्शन को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया. ये मेरा B हो गया, ये मेरा क्या हो गया? D हो गया. B as well as D. B as well as D. So when this bending is going to occur here, my dear friend, then this cross section will be rotating about this axis, isn't it? अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, it is actually going to rotate, it is actually going to rotate about this axis. So I have to calculate moment of inertia about this axis. Let me call this axis as 1 axis. बट अगर कल को मैं कह रहा हूं कि बेंडिंग ऐसे लगने की बजाय मैं कह रहा हूं हवा चल गई भाई, यहां से हवा चल गई इस डायरेक्शन में, देन हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ आई. तो अगर मेरी विंड चली, लैटरल लोडिंग हुई, अगर विंड चली या कल को भूचाल आ गया, तो भाई क्रॉस सेक्शन तो ये रहेगा. बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम this cross section is going to rotate not about 1 it will be rotating about 2 okay, it will be about 2 so now in horizontal loading my cross section is going to rotate about 2 axis. तो मैं आपसे बोलना ये चाह रहा हूं कि this is also perpendicular to the loading, this is also perpendicular to the loading, but we have to see in which direction
I have to take moment of inertia. तो जो जिस डायरेक्शन में मेरा क्रॉस सेक्शन घूम रहा है, जैसे देखो ना, just see here, this is the case here, okay. ये ऐसा ही एक मिरर इमेज यहां भी मान लो, ऐसा ही एक मिरर इमेज आप यहां भी मान लो, ओके। मेरा बेंडिंग हुआ ऐसे, तो देखो ना, ये जो है वो घूम कैसे रहा है, ये अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, सो दिस इज गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, सो दिस इज माई बी एंड दिस इज माई डी। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है ऐसे। बट अगर कल को हवा चलेगी तो ये ऐसे की बजाय कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। So that time this is going to rotate about this vertical axis. So I have to calculate moment of inertia about the vertical axis, है ना। अगर मान लो कल को ऐसे लोड आया और परसों को मान लो मैंने टॉर्क लगाया, तो now it is going to twist like this. So this time it is going to rotate about this longitudinal axis. So at that particular point of time I have to take the polar moment of inertia. Okay. So I can be, but bending में polar moment of inertia यूज नहीं होगा, that would be part of torsion. But bending में confusion होता है कि मैं अपने सेक्शन को ऐसे रोटेट करवाऊं या ऐसे रोटेट करवाऊं। अगर मेरा लोड ऊपर से नीचे लग रहा है या नीचे से ऊपर लग रहा है, then bending or tilting may be like this. So it is going to take about this axis. But if the load is horizontal, then it is going to be like this. Then it is about this vertical axis. So like that we have to see in which direction my loading is going to happen. I hope it is clear to all my friends. So now let's see here. Here this I is actually the moment of inertia, है ना। हम लोग बड़े आराम से बोल के निकल जाते हैं कि it is perpendicular to the load. But कौन सा वाला लोड? ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, no doubt it is perpendicular to the load, but there can be again two orientations. If I am talking about 3D structure, ऊपर से नीचे आएगा तो BD क्यूब बाय 12, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आएगा, मतलब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आएगा तो DB क्यूब बाय 12 वी हैव टू कंसीडर, ओके। कल को जब हम टॉर्जन पढ़ेंगे तो वहां पे आई हैव टू टेक दी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मींस आई एक्स एक्स प्लस आई वाई करके मेरे को क्या मिल जाएगा? आई जेड जेड मिल जाएगा। सो लाइक दैट आई हैव टू केस। इसको समझाने के लिए एग्जांपल भी लूंगा मैं कॉलम का, ओके। सो ऑल दीज आर दी टर्मिनोलॉजीज। हाँ, एक चीज मेरी तरफ से और पेंडिंग है, मैंने आपको कहा था सर्कुलर क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर्कुलर क्यों होता है? सी, वी नो दैट m अपॉन i is equal to sigma by y is equal to E by R, isn't it? So this R is known as the radius of curvature. So if m upon I into E, this is equal to 1 by R, okay. So my dear friend, किसी भी क्रॉस सेक्शन का I कांस्टेंट रहेगा, किसी भी बीम का मटेरियल कांस्टेंट रहेगा। एक ही मटेरियल से बीम बनाओगे, चलो दो से भी बना लिया आपने, सरिया और कंक्रीट दोनों डाल दिया, तब भी एक सेक्शन में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। सो फॉर ए पर्टिकुलर थिंग EI इज कांस्टेंट एंड नाउ इफ बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट देन एंटायर दिस फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो अगर ये फ्रैक्शन कांस्टेंट होगा इसका मतलब दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। और आपको पता है सर्कल ही एक ऐसा फिगर है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट लिखवाए थे कि अगर मेरे पास प्योर बेंडिंग है, मींस शियर फोर्स 0 हो, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो, तो वहां पे जो कर्वेचर निकल के आता है दैट इज इन दी सर्कुलर सेगमेंट, इजंट इट? इज इट क्लियर टू ऑल? तो कह सकते हो कि जो प्योर बेंडिंग, जो सिंपल बेंडिंग इक्वेशन डिराइव हुई है, वो किताब में तो आपको ये असम्पशंस लिखे हुए मिलेंगे, बट उसके अलावा भी कुछ हिडन चीजें होती है, like I have explained one or two with you. It is for circular segment, it is for pure bending. So whenever bending will only be there and it is constant, so due to that this R is also going to be constant. Okay, so ये सब इंटरव्यूज क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे आपसे कल को जब आप देने जाओगे गेट के बाद एग्जाम वगैरह, किसी भी IITs में या किसी जॉब के लिए जाओगे, isn't it? तो ठीक है, देखते हैं आगे। So now this is a distribution. So sigma is m upon I into y. Okay. So sigma, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा m upon I is equal to sigma by y. So sigma is what? M upon I into y.
So this is m upon I into y. I is moment of inertia, m is bending moment at this section, and y is the distance from the neutral axis. If I want to calculate the maximum stress, देखो यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिल रही होगी, अगर मैं किसी सेक्शन पे फोकस हो जाऊं तो किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट, so I can say that sigma is some constant over constant into y. Y is variable, which is actually the distance from the neutral axis. So I can say here sigma is going to be equal to k into y. So if sigma is equal to k into y, so I can say sigma is directly proportional to y. तो न्यूट्रल एक्सिस से मैं जितना ज्यादा दूर जाऊंगा मेरे पास बेंडिंग वाला स्ट्रेस उतना ज्यादा ही बढ़ेगा. तो थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज विजुअल इंस्पेक्शन से जस्टिफाई की थी. देखो जब मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिखाया था ये वाला, कि जैसे जैसे आप इससे जितना दूर जाओगे वैसे वैसे कंप्रेशन वगैरह उतना ही बढ़ेगा. इज इट क्लियर? वैसे वैसे कंप्रेशन वगैरह मेरा उतना ही बढ़ेगा. ठीक ठीक उसी तरीके से जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर जाओगे आपका एक्सटेंशन भी उतना ही एलोंगेट होगा. सो नाउ मैथमेटिकली आल्सो वी आर गेटिंग द सेम. मैथमेटिकली वी आर गेटिंग सेम मींस, जस्ट अ मिनट, मैथमेटिकली वी आर आल्सो गेटिंग सेम. Okay, so now we have seen that sigma is directly proportional to y, so where y is the distance from the neutral axis, so you can say more the y, more will the bending stress. Okay, सिमिलरली एक और टर्म आता है यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस. काफी हेक्टिक हो जाता है हम लोगों के लिए लगातार पढ़ाना लाइव क्लास में, तब भी हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, थोड़े फ्रेश होते रहते हैं, बट इट्स माय डियर फ्रेंड रियली टफ टू रिकॉर्ड सच ए लेंथी लेक्चर. चलो देखते हैं. तो z is equal to I by y max. What is I by y max here? It is known as the section modulus. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेक्शन मॉडुलस. जैसे देखो ना, सिग्मा आपने बोला m over I over y. तो अगर आप मैक्सिमम में इंटरेस्टेड हो देन यू हैव टू कीप हियर द y max. So this I over y max, this I over y max is nothing but your z. It is known as the section modulus. It is a property of the cross section. As you can see, I is the moment of inertia, which is depending upon the area of the cross section as well as the orientation from the neutral axis. And this y max is going to be the distance of the extreme compression or tension fiber from the neutral axis. Okay. So yes, प्लास्टिक में हम इसको काफी यूज करते हैं जहां पे हम शेप फैक्टर निकालते हैं. तो उधर हम याद करो जब हम शेप फैक्टर निकालते हैं which is nothing but the ratio of plastic modulus to elastic modulus, तो वहां पे हम इस चीज को काफी ज्यादा यूज करते हैं. इज इट क्लियर? तो ये कह सकता हूं कि कोई चीज अगर मेरे पास दो मटेरियल है ए और बी, तो कौन ज्यादा मजबूत है ये डिपेंड करेगा सेक्शन मॉडुलस. सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्शन मॉडुलस, है ना. मोर इज द सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, मोर इज द सेक्शन मॉडुलस, more will be the beam in bending, more strong will be the beam in bending. but दो बीम A और B दोनों सेम मटेरियल के होने चाहिए, ठीक है, उनके क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं. सेम मटेरियल के अगर आपके पास दो बीम है और उसके क्रॉस सेक्शन आपने ऊपर नीचे कर दिए तो जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा उसी का आपका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा. दूसरा पैरामीटर अगर आप इंक्लूड करोगे मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन E is also going to come into the picture. So overall strength of the beam depends upon the section modulus as well as the Young's modulus, but between the same material, अगर आप same material ले रहे हो, then section modulus is enough to compare the strength of the beam. So from bending point of view, more is the Z, more is the strength of the beam in the bending. Clear है कि नहीं है? दो लकड़ी के बीम ले रहा हूं जिसका लकड़ी वाले बीम का जिस लकड़ी वाले बीम का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा है उसको मोड़ना उतना ही मुश्किल है. एज यू कैन सी जो डीप वाला पोर्शन है उसको मोड़ना मुश्किल होता है मेरे लिए. जैसे अगर आप स्केल का एक कॉमन एग्जांपल आता है स्केल का, तो स्केल को अगर आप ऐसे बेंड करोगे देन इट विल बी इजीली बेंड. अगर इसी पैड को मैं ऐसे बेंड करूंगा तो देन इट विल बी इजीली बेंड. बट अगर मैं इस तरीके से इसको मैं बेंड करने की कोशिश करूं so tell me whether I will be able to do it? No. Why? Because here the depth of the section is very very high, means moment of inertia is going to be the very very high because this side is going to be d cube. तो ये इतना ज्यादा है कि मैं इसको बेंड करने का सोच भी नहीं सकता. In short, along this orientation the value of I is very very high.
So more the value of I, you can say more is the value of the section modulus. Okay. So this is the physical significance of the section modulus. More Z means stronger in the beam in bending. क्लियर है? तो देखो ना, आपने बीटेक वगैरह में क्वेश्चन भी किए होंगे, दो मटेरियल दे रखे हैं, सेम मटेरियल दे रखे हैं, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी अलग है, कौन ज्यादा मजबूत है, ऐसे क्वेश्चन करते रहते हो ना, तो जेड कर देते हो. क्लियर है? जेड जिसका ज्यादा, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग. इज इट क्लियर? चलिए, so you can say here that bending moment is your sigma max times of z. So this is the property of the shape property, and this thing is depending upon the material. Okay, so this is a thing, my dear friend. And one more thing, slope and deflection में उस चीज को मैं यूज करूंगा m upon ei diagram. As we have already seen that m upon I is equal to E by R. So m over ei is nothing but, my dear friend, 1 by R. This R is radius of curvature, and 1 by R is also known as curvature. हम किसी चीज में कर्व वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है तो हम बोलते हैं सर कर्वेचर ज्यादा है. कोई चीज हम फ्लैट है तो उसको बोलेंगे इसके अंदर कर्वेचर नहीं है. अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो हम क्या बोलते हैं, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, मतलब उसका कर्वेचर कितना हो गया, 0. सो 1 बाय इंफिनिटी इज 0. सो प्लेन मिरर जिसमें आप लोग सुबह सुबह शक्ल देख के कॉलेज जाते हो, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इन्फिनिटी. और उसका कर्वेचर क्या है, कर्वेचर इज समथिंग लाइक डिग्री ऑफ बेंडनेस. तो उसमें जब कुछ बेंडनेस है ही नहीं तो कर्वेचर कहां से आएगा. बट अगर आप कोई स्फेरिकल मिरर देखते हो जो आपके बाइक या कार में लगा होता है, दीज आर स्फेरिकल मिरर्स, तो दिस इज हैविंग सम कर्वेचर, दिस इज हैविंग देन सम रेडियस ऑफ कर्वेचर एज वेल, है ना. तो जितना ज्यादा रेडियस होगा फ्लैटनेस उतनी ही ज्यादा आएगी, और जितना कम रेडियस होगा सर्कल उतना ही ज्यादा स्टीप दिखाई देगा, उसमें कर्व आप उतना ही इजीली देख पाओगे. बेस्ट एग्जांपल इज अर्थ. अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना ज्यादा है, 6400 किलोमीटर है, कि आपको क्या देखने को लगता है कि अर्थ इज फ्लैट. ओके, बट अगर सेम आप कोई 1 मीटर की बॉल लेते हो, देन यू कैन आइडेंटिफाई द कर्वेचर इन दैट विद योर नेक्ड आईज, isn't it? So more is the radius of curvature, less will be the curvature. Lesser will be the radius of curvature, more is the curvature. So that's why 1 by R, inverse of radius of curvature, is defined as the curvature. तो कर्वेचर जिसका ज्यादा मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम. ओके, एंड हियर m upon ei is equal to 1 by R. m upon ei is equal to 1 by R. So 1 by R is curvature. So m upon ei is also called as curvature, isn't it? And this curvature is the function of bending moment, property of the material E, property of the cross section I. So depending upon all these things, your curvature is depending. Suppose करो ना जस्टिफाई भी है. मान लो मेरे पास ये राइटिंग पैड है, आज इसको तोड़ के छोड़ूंगा. मान लो मेरे पास ये राइटिंग पैड है, लिसन टू मी केयरफुली. ऐसे दो राइटिंग पैड है मेरे पास, एक है इस प्लास्टिक का और एक है मेरे पास दूसरा स्टील का. पहला वाला मैंने प्लास्टिक वाला लिया, इसको मैं ज्यादा बेंड करूंगा तो ज्यादा मुड़ेगा, कम मूवमेंट लगाऊंगा तो कम बेंड करेगा. मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट. यस और नो? हो गया. अच्छा, दूसरा देखो, मैं ई की बात करता हूं. दूसरी मैं बात किसकी करूंगा यहाँ पे, ई की. ई इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. अगर ये प्लास्टिक है तो इसका ई कम होगा रिलेटिव टू स्टील, तो इजीली बेंड हो गया. बट अगर ये आपका स्टील है तो उसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज्यादा होगा, 200 जीपी होगा, तो उसको बेंड करना मेरे लिए मुश्किल होगा. सो कर्वेचर इज आल्सो गोइंग टू डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. थर्ड थिंग इज आई, व्हिच इज द ओरिएंटेशन, व्हिच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगर सेम मटेरियल में मैं इसको ऐसे बेंड करूंगा इजीली हो गया, बट अगर इसको मैं ऐसे बेंड करूंगा तो कर्वेचर मेरा बहुत कम आएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा बहुत ज्यादा होगा. सो ऑन ऑल दीज पैरामीटर, बेंडिंग मोमेंट, the property of the material and moment of inertia, these things are going to depend, isn't it? तो कई लोग सोच रहे होंगे सर लोड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द स्पैन के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा, लंबी चीज ज्यादा बेंड होगी, छोटी चीज कम बेंड होगी. तो भाई मेरे उसका इफेक्ट तो मैंने बेंडिंग मोमेंट में ऑलरेडी ले लिया ना. हियर बेंडिंग मोमेंट इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ लोड एज वेल एज स्पैन लेंथ.
बेंडिंग मोमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हो? इवन सपोर्ट कंडीशन एज वेल। तो लोड, स्पैन, लेंथ, सपोर्ट कंडीशन, all these effects has been incorporated under bending moment. बच क्या गया? मटेरियल, उसको मैंने ई से जस्टिफाई कर लिया। बच क्या गया? ओरिएंटेशन ऑफ द मटेरियल, उसको मैंने आई के अंदर कवर कर लिया। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द कंसेप्ट. So my curvature is going to be a function of M, E and I. So same application I am going to use even in the chapter of slope and deflection, where we are going to find the theta and the deflection in the various beam. And here as well, I have to repeat this thing, that my deflection and slope is going to be a function of bending moment, Young's modulus of the material, as well as moment of the inertia. Moment of inertia. Is it clear to all my dear friend? Okay. So we will do a numerical on it in tomorrow's session. कल के सेशन पे इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर shear stresses. अच्छा न्यूमेरिकल लूंगा, न्यूमेरिकल आज भी लाया हूं, बट वी विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो, है ना? तो मिलते हैं कल सुबह फिर से 7 बजे, ठीक है? और ये न्यूमेरिकल करके हम shear stress पे बढ़ेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। और आज रात को आपने नहीं मिस करना है मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर। वैसे एक दो दिन और मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कवर इट इन ए गुड पेस एंड इन ए गुड मैनर। ओके, सो रहने देते हैं इतना ही। लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली, एंड टुमारो आई एम टारगेटिंग tomorrow's topic is practice session on bending stress and shear stresses। ठीक है, एक रिवाइज भी करवा दूंगा आपको ये सारी चीजें, सारे फंडे जल्दी से आपको क्विक रिवीजन भी दे दूंगा, तो आप भी इसको पढ़ के आना, ठीक है? सो लेट्स मीट टुमारो माय डियर फ्रेंड, एंड यस दीज आर दी, यू कैन से, सम ऑफ दी हिट लिस्ट एट अनअकैडमी गेट सी। तो ये सब लेक्चर्स हमने कवर कर दिए हैं एट अनअकैडमी गेट सी, और इससे ज्यादा लेक्चर्स अभी आपके पैरेलली रन कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के आपको शेड्यूल दिया था कि नवंबर में व्हाट ऑल आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू प्लान। सो ईच एंड एवरीथिंग इन द टेंटेटिव मैनर हैज बीन गिवन टू यू माय डियर फ्रेंड्स, इजंट इट? ओके, सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन लास्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द चार्जेस ऑफ द सब्सक्रिप्शन। सो मैंने यहाँ पे देखो, आपको लग रहा है कि 12, 18 एंड 24 मंथ ही डिस्प्ले किया है, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म ही सोच रहा हूँ। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 3 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर इवन ऑन माय स्लाइड्स। सो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, after applying S10, you have to pay 27,225. For 18th month subscription, after applying S10, you have to pay 34,650. And for 24 month subscription, after applying S10, you have to pay 39,600, है ना? बट इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने वाले प्लान्स में मेरा कोड वैलिड नहीं है। दिस इज द यूनिवर्सल कोड एट अनअकैडमी, एंड यू कैन use this code, you can avail the facility of this code in each and every segment and for each and every duration. Okay, so these all are the charges of plus subscription, and if some of my friend is interested in iconic subscription, which is a proper superset of, you can say, plus subscription, जिसमें आपको मिलते हैं प्लस के सारे फीचर्स और उसके अलावा सम स्पेशल अटेंशन, सो यू कैन पे 45,225 फॉर 1 ईयर प्लान। इसमें 18 मंथ का नहीं है, 12 और 24 महीने का मिलेगा, बट ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ S10। एंड फॉर 2 ईयर प्रोग्राम यू हैव टू पे 66,600, 66,600 फॉर 2 मंथ। तो चाहिए अगर हमारा साथ फॉर 1 or 2 year personally, then you have to go for iconic subscription, my dear friends. Okay, and you can always follow me on Unacademy @sharmaashwarya-1049. Okay, and this is our official telegram channel t.me/unacademy-gate-ce। बहुत ही उभरता हुआ चैनल है, सारे डेली नोट्स आपको यहीं मिलते हैं। each and every notifications comes here, है ना? शेड्यूल प्लानिंग आपको यहाँ पे दी जाती है, नोट्स आपको देते हैं, डीपीपी आप डेली प्रैक्टिस शीट्स आपके साथ यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, isn't it? और ये है वो चैनल जिसमें अभी आप मेरे को देख रहे हो, अनअकैडमी गेट सीई।
और इन चैनल की लिस्ट अभी और बढ़ने वाली है अनअकैडमी की तरफ से। ओके, बट राइट नाउ यू आर वाचिंग मी एट अनअकैडमी गेट सीई। ओके, नहीं किया अगर आपने चैनल सब्सक्राइब, देन डू इट नाउ। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड, स्टे सेफ, हैव a nice day, and don't go outside if it is not required. Good day. Bye bye.